Hello learners, today we will have another topic of CVS pharmacology, that is direct acting vasodilators. Today we will study about the drugs which can dilate the blood vessels. There are several uses of these drugs. In case of hypertension, we are here study the direct acting vasodilators. मतलब vasodilators का एंटी हाइपरटेंसिव एज ए एंटी हाइपरटेंसिव क्या यूज है, ये हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं और सीवीएस फार्माकोलॉजी है. बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ these direct acting vasodilators. There are two subcategories in this direct acting vasodilators. These are arteriolar vasodilators and arteriolar plus venous vasodilators. These are basically examples of arteriolar vasodilators are hydralazine, dihydrolazine, minoxidil and digoxide. That means these are the class of drugs which can dilate basically or mainly arteries, and these have little effect on wall of blood vessels of veins. And the second category is arteriolar plus venous. That means these drugs have both effect on arteries as well as effect on veins. That means it can dilate both arteries and veins. Example of this class of drug is sodium nitroprusside. Prototype drug we can take here hydralazine or dihydrolazine, on the basis of which we can study the different aspects or different pharmacological aspects of this direct acting vasodilators. First of all, we can see here that the hydralazine and dihydrolazine is the example of arteriolar directly acting vasodilators which have main effect on wall of arteries and little effect on wall of veins. Then we will study about the mechanism of action of these vasodilators in case of hydralazine. Basically, what can they do? They basically relaxes the smooth muscles. Smooth muscles को रिलैक्स करेगा, यानी कि जो ब्लड वेसल्स के जो मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के मसल्स को ये बेसिकली क्या करते हैं, आपके रिलैक्स करते हैं. और रिलैक्स करने से क्या होगा, हमारा बेसिकली क्या होता है, पेरिफेरल रेसिस्टेंस, जो पेरिफेरल रेसिस्टेंस है वो रिड्यूस होगा. कैसे? पेरिफेरल रेसिस्टेंस को रिड्यूस करने से क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि बीपी इक्वल्स टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेसिस्टेंस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिक जो फेनोमेनन है वो फेनोमेनन हमारा क्या है, पेरिफेरल रेसिस्टेंस. पेरिफेरल रेसिस्टेंस जैसे ही हमारा डिक्रीज होगा, उससे क्या होगा, आपका बीपी रिड्यूस हो जाएगा और इसकी वजह से जो स्मूथ मसल है वो स्मूथ मसल रिलैक्स हो जा रहा है. ठीक है, बट जो ये स्मूथ मसल रिलैक्सेशन है और जो पेरिफेरल रेसिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, ये फेनोमेनन अंडरस्टूड नहीं है, क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है. यानी कि कॉजेज ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल ड्यू टू डिक्रीज इन पेरिफेरल रेसिस्टेंस इज अननोन. मतलब उसके कई सारे रीजन है, वो क्लियरली अभी तक अंडरस्टूड नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे रीजन अभी तक एस्टैब्लिश हुए हैं जिसकी वजह से बताया जा सकता है कि स्मूथ मसल रिलैक्स होते हैं vasodilator से, और जिसकी वजह से पेरिफेरल रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है और अल्टीमेटली बीपी रिड्यूस होता है. तो वो कौन कौन से मैकेनिज्म है, तो प्रोबेबल कॉज में भी क्या क्या हो सकते हैं,
हैं बेसिक, एक तो एंडोथेलियम डिपेंडेंट मैकेनिज्म है और दूसरा हमारा क्या है, डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एंडोथेलियम क्या होते हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के जो इनर लाइनिंग्स है वो क्या है, एंडोथेलियम है, ठीक है। तो अब एंडोथेलियम में दो चीजें हो सकती हैं, एक तो हमारा क्या है, जनरेशन ऑफ NO नाइट्रिक ऑक्साइड, जनरेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड सेकेंड वन इज स्टिमुलेशन ऑफ CGMP। ये हमारा मोनोफॉस्फेट बनेगा जिसकी वजह से क्या होगा कि ये रिलैक्सेशन, स्मूथ मसल रिलैक्स होगा। तो ये तो हमारा क्या हो गया, बेसिक कैटेगरी हमारा है क्या, इसके अंदर एक तो एंडोथेलियल डिपेंडेंट, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स की जो इनर लाइनिंग एंडोथेलियम है वो या तो क्या करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे जनरेट करेगा, या फिर क्या करेंगे यहाँ पे स्टिमुलेशन साइक्लिक GMP का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से ये जो आपके ये वेसल्स के स्मूथ मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, और रिलैक्स होने से क्या होगा, हमारा पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा और फिर BP डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये हमारा हाइपरटेंशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। दूसरा अनदर मैकेनिज्म जो अभी तक अंडरस्टूड हुआ है वो क्या है, आपका डायरेक्ट इफेक्ट ऑन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये जो हमारे वॉल है, जो आपके ब्लड वेसल्स के वॉल है, उसके ऊपर ये जो सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन के जो पोटेंशियल है, उन पोटेंशियल के अंदर कुछ चेंजेस, ऐसा चेंजेस कर दिया जिसकी वजह से आपके ये भी हो सकता है कि कैल्शियम आउटफ्लक्स डेवलप हो जाए। और कैल्शियम आउटफ्लक्स का मतलब है, पहले क्या होता था, हमने पढ़ा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में, हमने कैल्शियम का रोल देखा था। क्या करता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बेसिकली कैल्शियम को की एंट्री को रोकता है, और कैल्शियम क्या करता था, कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करवाता था। जैसे ही ये कैल्शियम अंदर जाता है, जो सेल्स हैं आपके स्मूथ मसल्स, उसके अंदर गया, तो ये क्या करता था, कैल्शियम और स्टिमुलेट करवाता था माइटोकॉन्ड्रिया एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जिसकी वजह से क्या होता था, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होता था। बट अगर ये कैल्शियम मेम्ब्रेन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए, कुछ चेंजेस हो जाए मेम्ब्रेन के अंदर, तो क्या होगा, कैल्शियम की एंट्री नहीं हो पाएगी, और ये एंट्री नहीं होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, यानी कि जो स्मूथ मसल्स हैं वो स्मूथ मसल आपके रिलैक्स हो जाएंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, ये हमारा पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा और BP रिड्यूस हो जाएंगे। तो वैसे तो अभी तक इतना ज्यादा अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन दो मैकेनिज्म डेवलप हुआ है, एक तो हमारा एंडोथेलियम डिपेंडेंट और दूसरा डायरेक्ट इफेक्ट ऑन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसमें कि कैल्शियम आउटफ्लक्स फेनोमेनन है, जिसकी वजह से हमारा पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है और BP रिड्यूस हो रहा है। एंडोथेलियम डिपेंडेंट में क्या है, एक तो हमारा जनरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड और दूसरा स्टिमुलेशन ऑफ साइक्लिक GMP, जिसकी वजह से हमारा ये स्मूथ मसल रिलैक्स होगा। तो ये दो फेनोमेनन है जिसकी वजह से आपके जो स्मूथ मसल रिलैक्सेशन प्रोसेस है बाय द इफेक्ट ऑफ वैजोडायलेटर्स वो डेवलप हो रहा है और इससे BP रिड्यूस हो रहा है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसके बाद हमारा इससे रिलेटेड कुछ एक इम्पोर्टेंट फेनोमेनन है जिसकी वजह से इस ड्रग का एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसको इंडिपेंडेंटली यूज नहीं करते हैं। जो डायरेक्ट एक्टिंग वाइजोडायलेटर्स हैं उसको इंडिपेंडेंटली यूज नहीं किया जाता है। ये अभी हम समझेंगे कैसे। इसके अंदर क्या होता है, एक रिफ्लेक्स कंपनसेटरी मैकेनिज्म डेवलप होता है जो कि एसोसिएटेड विद वाइजोडायलेटर्स है। यही है कॉजेज ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ वाइजोडायलेटर्स। मेनली जो वाइजोडायलेटर्स का एडवर्स इफेक्ट है वो किसकी वजह से है, इस रिफ्लेक्स कंपनसेटरी मैकेनिज्म की वजह से है। क्या होता है, जैसे ही हम बॉडी में अगर ये वाइजोडायलेटर्स हमने लिया तो क्या होगा, वाइजोडायलेटर्स का क्या काम है कि वो हमारे BP को रिड्यूस करेगा। बेसिकली कौन से डायस्टोलिक
देखा कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा बाय द इफेक्ट ऑफ वैसोडायलेटर्स, और उससे क्या होगा, हमारा जो डायस्टोलिक बीपी है बेसिकली वो हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब देखिए इससे क्या होगा, बॉडी के अंदर जैसे ही बीपी रिड्यूस होता है तो उस केस में क्या होंगे, उनको मेकअप करने के लिए वो बॉडी क्या करती है, एक रिफ्लेक्स कंपनसेटरी मैकेनिज्म इवोक होता है, वहां पे स्टिमुलेट होता है, जिसमें दो प्रोसेसेस होंगे। एक तो हमारा क्या होगा, टैकीकार्डिया, यानी कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। हार्ट रेट इंक्रीज हुआ उससे क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और उसके वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन कंजम्पशन भी इंक्रीज हो गया हुआ है। अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। इनके और प्रोसेस से ये क्या कर सकते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, या फिर आपके हार्ट फेलियर, ठीक है, इन सब के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि ये एडवर्स इफेक्ट की ओर जा रहा है, जो कि आपका कंपनसेटरी रिफ्लेक्स कंपनसेटरी मैकेनिज्म बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुआ था, जिसकी वजह से एक तो पहला रीजन क्या है, आपका टैकीकार्डिया हुआ, यानी कि हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, और इससे फिर क्या होंगे, आपके एंजाइना, मायोकार्डियल इंफार्क्शन और हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ रहे हैं। यानी कि हम जिस चीज के लिए दे रहे हैं वही फिर वापस से हो रहा है ना। और दूसरा आपका क्या है, यहाँ पे रीनल जो रेनिन रिलीज स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से, जो हमने बीपी रेगुलेशन में पढ़ा था कि हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एक्टिवेट हुआ जैसे ही बीपी कम हुआ, तो उससे क्या होता है, रेनिन रिलीज इंक्रीज होता है, और अल्टीमेटली एल्डोस्टेरोन का सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है, और लास्टली क्या होता है, इससे सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन स्टार्ट हो जाता है, और सोडियम वाटर के रिटेंशन से एडीमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब देखिए हमने वैसोडायलेटर दिया, वैसोडायलेटर किस लिए दिया था, बीपी को रिड्यूस करने के लिए, लेकिन बॉडी क्या है, एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म प्रोड्यूस कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, दो चीजें, एक तो टैकीकार्डिया यानी कि हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, कॉन्ट्रैक्टिलिटी और ज्यादा प्रोड्यूस हो गई, और दूसरा क्या हुआ, यहाँ पे रेनिन रिलीज इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से आपके क्या होंगे, एडीमा इंक्रीज हुआ, एडीमा प्रोड्यूस हुआ एल्डोस्टेरोन के इंक्रीज होने की वजह से, और उससे फिर सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन हो गया। तो अब देखिए इन दोनों प्रोड्यूस, अब हम देंगे कैसे, वैसोडायलेटर कैसे देंगे, तो इन दोनों प्रोसेस को सबसाइड करने के लिए हमें इस ड्रग के साथ में कोई और ड्रग देना होगा। तो हमें क्या देना होगा, ये कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करने के लिए एक तो हमें क्या देना होगा, बीटा ब्लॉकर्स देना होगा। बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, आपको जो कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट और जो नॉरएड्रेनालिन जो हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, एड्रेनालिन सिस्टम इंक्रीज हो रहा है, उसको रिड्यूस करने के लिए एक तो हमें बीटा ब्लॉकर्स देना होगा, और दूसरा जो ये एडीमा हो रहा है, एडीमा को कम करने के लिए हम जो बॉडी फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमें क्या देना होगा, डायरेटिक्स देना होगा। तो ये आपके दो ड्रग कौन-कौन से, एक तो हमारे डायरेटिक्स और दूसरा बीटा ब्लॉकर। जब भी हम वैसोडायलेटर्स यूज करेंगे वो किसके साथ में देंगे, बीटा ब्लॉकर्स और डायरेटिक्स के साथ में देते हैं। यानी कि वैसोडायलेटर्स को, डायरेक्ट एक्टिंग जो वैसोडायलेटर्स है उसका हम इंडिपेंडेंट यूज नहीं कर सकते हैं, इसको जब भी हम प्रेस्क्राइब करेंगे तो बीटा ब्लॉकर्स और डायरेटिक्स के साथ देंगे, तभी ये क्या करेगा, एडीमा को कम करेगा, और जो ये एंजाइना, मायोकार्डियल इंफार्क्शन या फिर आपके हार्ट फेलियर के चांसेस जो बढ़ रहे हैं उसको सबसाइड करेगा। तो हमें वैसोडायलेटर्स जो डायरेक्ट एक्टिंग वैसोडायलेटर्स हैं उसको जब भी प्रेस्क्राइब करना है तब हम क्या करेंगे, बीटा ब्लॉकर्स और डायरेटिक्स साथ में देंगे। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर में देखा क्या क्या, बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वैसोडायलेटर्स विद रिस्पेक्ट टू
प्रोटोटाइप ड्रग हाइड्रोलाजीन हमने देखा कि कैसे वो वैसोडाइलेशन कर रहा है, बेसिकली पेरिफेरल रेसिस्टेंस को डिक्रीज कर रहा है और उससे स्मूथ मसल रिलैक्स हो रहा है। इनके अभी तक नोन रीजन नहीं है, लेकिन फिर भी दो मैकेनिज्म है, क्या, एंडोथेलियल कंपोनेंट और दूसरा हमारा क्या है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज होने की वजह से कैल्शियम आउटफ्लक्स फेनोमेनन है। और दूसरा हमने देखा कि इसके साथ साथ जो एडवर्स इफेक्ट के कॉज है वो है कंपनसेटरी रिफ्लेक्स कंपनसेटरी मैकेनिज्म, जिससे हमने ये फाइंड आउट किया कि बीटा ब्लॉकर और डायरेटिक्स हमें देना पड़ेगा वैसोडाइलेटर्स के साथ में, तभी हम इसको सही से यूज कर सकते हैं।